इस एक्टिविटी में आप एक्सेल के पिवोट टेबल्स के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे पिवोट टेबल्स की मदद से डेटा समराइज और मैनिपुलेट करना, शीट में पिवोट टेबल इंसर्ट करना, पिवोट टेबल के फील्ड्स की रिपोजिशनिंग, डेटा रीऑर्गेनाइज करने के लिए पिवोट टेबल्स का इस्तेमाल करना, पिवोट टेबल्स को फिल्टर्स अप्लाई करना और सेल रेंज को टेबल में फॉर्मेट करना। जब आपके पास बहुत डेटा होता है, तब वो एनालाइज करना कठिन हो सकता है। पिवोट टेबल्स आपको ये डेटा समराइज करने के लिए और अलग-अलग तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए मदद करता है। इस वर्कशीट में अलग-अलग सेल्स पर्सन्स का सेल्स डेटा है। हर सेल्स पर्सन ने किए सेल की अमाउंट कितनी है? इस सवाल का जवाब कठिन हो सकता है और इसके लिए समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि हर सेल्स पर्सन के लिए अनेक रिकॉर्ड्स होते हैं। हम एक पिवोट टेबल तैयार करते हैं जो पढ़ने में और इस्तेमाल करने में आसान होगा। ऐसे स्वरूप में डेटा तुरंत समराइज कर सकता है। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस डेटा वाले कॉलम हेडर्स के साथ सेल्स सिलेक्ट कीजिए। फिर इंसर्ट टैब से टेबल्स ग्रुप के पिवोट टेबल पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में सिलेक्ट हुई सेल रेंज टेबल या रेंज बॉक्स में आपको दिखेगी। बाय डिफॉल्ट पिवोट टेबल ये करंट वर्कबुक के नए वर्कशीट में क्रिएट किया जाता है। ये ऐसा ही रहने दें और सिर्फ ओके क्लिक करें। एक ब्लैंक पिवोट टेबल और फील्ड लिस्ट नए वर्कशीट में आई दिखेगी। पिवोट टेबल तैयार करने के लिए आपको कौन से फील्ड्स ऐड करने हैं, ये दाहिनी तरफ का फील्ड लिस्ट चेक करके आपको तय करना पड़ता है। डिस्प्ले की गई फील्ड्स यानी सोर्स डेटा के कॉलम हेडर्स होते हैं। हर सेल्स पर्सन ने किए हुए सेल की टोटल अमाउंट आपको जाननी है, तो सेल्स पर्सन और ऑर्डर अमाउंट बॉक्सेस चेक कीजिए। सिलेक्टेड फील्ड्स ये फील्ड लिस्ट के नीचे के 4 में से एक एरिया में ऐड होंगे और उस अनुसार टेबल क्रिएट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेल्स पर्सन फील्ड ये रोज एरिया में ऐड हुआ है, तो ऑर्डर अमाउंट ये फील्ड वैल्यूज एरिया में ऐड हुआ है। आपको चाहिए उस एरिया तक फील्ड ड्रैग भी कर सकते हैं। मंथ फील्ड कॉलम एरिया में प्लेस करके देखते हैं, वो तुरंत टेबल में रिफ्लेक्ट होता है। उसी प्रकार वो फील्ड आप बाहर भी ड्रैग कर सकते हैं अगर वो आपको पिवोट टेबल में नहीं चाहिए तो। रेगुलर डेटा जैसे ही ये डेटा पिवोट टेबल में फॉर्मेट कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट न्यूमेरिक डेटा को अप्लाई करके देखते हैं। रीऑर्गेनाइजिंग डेटा पिवोट टेबल्स की एक विशेषता यानी वो तुरंत डेटा रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे वर्कशीट से आपको बहुत जानकारी मिलती है। अब महीने की सेल्स अमाउंट फिगर कितनी है? इस नए सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो ये तुरंत यानी सिर्फ रोज एरियाज के फील्ड्स चेंज करके तुरंत किया जा सकता है। अब मौजूद फील्ड यानी सेल्स पर्सन ड्रैग करके बाहर निकालिए और मंथ फील्ड ड्रैग करके अंदर लीजिए। विभाग अनुसार जानकारी समाविष्ट करने के लिए सिर्फ रीजन फील्ड कॉलम एरिया में ड्रैग कीजिए। यूजिंग फिल्टर्स कभी कभी आपको आपके डेटा के विशिष्ट हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। पिवोट टेबल्स का डेटा मर्यादित करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझिए, आपको टोटल सेल पर परिणाम करने वाले विशिष्ट सेल्स पर्सन से संबंधित डेटा ही सिर्फ देखना है। फील्ड लिस्ट से सेल्स पर्सन फील्ड फिल्टर्स एरिया में ड्रैग कीजिए। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स के पास के बॉक्स में चेक कीजिए। जिस सेल्स पर्सन का डेटा आपको पिवोट टेबल में नहीं चाहिए, उनके बॉक्स अनचेक कीजिए, फिर ओके क्लिक कीजिए। पिवोट टेबल अब आपको चाहिए वैसी जानकारी अनुसार एडजस्ट हो गया है। रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स आपकी जरूरत अनुसार पिवोट टेबल कैसे तैयार करने हैं, ये आपने देखा। डेटा पर आधारित एक्सेल आपका कॉम्प्लेक्स डेटा समराइज करने के लिए सहायक ऐसे पिवोट टेबल रेकमेंड भी कर सकते हैं। इन 4 रीजन्स के सेल्स की 3 कैटेगरी के सेल्स फिगर्स हैं।
कंप्लीट डेटा सिलेक्ट कीजिए और फिर टेबल्स ग्रुप के इंसर्ट टैब में जाकर रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले विंडो में आपको प्रीव्यू में फर्स्ट सजेस्टेड पिवोट टेबल दिखेगा। उसमें से दूसरा सिलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। पिवोट टेबल तुरंत आपके वर्कबुक को अप्लाई हो गया है और तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। टेबल कमांड। टेबल आइकॉन ये प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल चुन के सेल्स के रेंज को तुरंत फॉर्मेट करके उनको टेबल में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वर्कशीट के डेटा इस्तेमाल करके टेबल तैयार करके रोज 2 से रो 22 के डेटा वाले सेल्स सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप से सिलेक्ट कीजिए टेबल्स। पॉपअप विंडो में सेल रेंज कंफर्म कीजिए। माई टेबल हैज हेडर्स ये बॉक्स चेक करना न भूलिए। क्लिक ओके। आपका डेटा अब टेबल स्वरूप में आ गया है, जिसमें कॉलम हेडिंग के पास छोटे एरो बटन्स है। डेटा जब टेबल स्वरूप में ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, तब आप सहजता से उसे सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। टेबल के बाहर क्लिक कीजिए। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। पिवोट टेबल्स की मदद से डेटा समराइज और मैनिपुलेट करना, शीट में पिवोट टेबल इंसर्ट करना, पिवोट टेबल के फील्ड्स की रिपोजिशनिंग करना, डेटा रीऑर्गेनाइज करने के लिए पिवोट टेबल्स का इस्तेमाल करना, पिवोट टेबल्स को फिल्टर्स अप्लाई करना और सेल रेंज को टेबल में फॉर्मेट करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे सिर्फ मनचाहा डेटा देखने के लिए फिल्टर्स इस्तेमाल करना और डेटा सिर्फ डेट रेंज के स्वरूप में देखना। इंसर्ट टैब के फिल्टर्स ग्रुप पिवोट टेबल्स के लिए फिल्टरिंग ऑप्शंस की सुविधा देते हैं, जो रेगुलर फिल्टर्स से अधिक जलद और आसान है। फिल्टर्स ग्रुप के स्लाइसर कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हैं। इस वर्कशीट के शीट 1 में रीजन वाइज सेल फिगर्स हैं और इस डेटा पर आधारित पिवोट टेबल शीट 2 में है। स्लाइसर तैयार करने के लिए पिवोट टेबल में ही क्लिक कीजिए और इंसर्ट टैब में फिल्टर्स ग्रुप के स्लाइसर सिलेक्ट कीजिए। अगर प्रथम स्लाइसर ऑप्शन एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो क्लिक एनालाइज कमांड और फिर इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन क्लिक कीजिए। रीजन का फिल्टर तैयार करने के लिए क्लिक कीजिए रीजन बॉक्स और फिर ओके क्लिक कीजिए। स्लाइसर तैयार हुआ है, जिसमें आप आपका डेटा चाहिए वो रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्लाइसर सही जगह पोजीशन कीजिए। अभी चारों रीजन सिलेक्टेड हैं। विशिष्ट डेटा देखना है तो वही एक रीजन सिलेक्ट करके क्लिक कीजिए। कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे रीजन पर क्लिक कीजिए। अब 2 रीजन से संबंधित डेटा आपको दिखता है। इस प्रकार से स्लाइसर्स आपको चाहिए वो सही डेटा देखने में मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइसर्स टूल्स के नीचे के रिबन पर कॉन्टेक्सचुअल ऑप्शंस टैब डिस्प्ले हुआ है। आपके स्लाइसर्स के स्वरूप अधिक अच्छे करने के लिए स्लाइसर्स स्टाइल गैलरी से चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। अप्लाई किए हुए फिल्टर क्लियर करने के लिए स्लाइसर विंडो के क्लियर फिल्टर पर क्लिक कीजिए। स्लाइसर डिलीट करने के लिए स्लाइसर सिलेक्ट किया हुआ है ये निश्चित कीजिए और डिलीट प्रेस कीजिए। अब फिल्टर्स ग्रुप के टाइमलाइन कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखेंगे। इस वर्कशीट के शीट 1 में रीजन वाइज सेल डेटा है और इस डेटा पर आधारित पिवोट टेबल शीट 2 में है। डेट फील्ड्स वाले पिवोट टेबल्स के लिए टाइमलाइन कमांड इस्तेमाल हो सकती है। टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए पिवोट टेबल में क्लिक कीजिए और इंसर्ट टैब में फिल्टर्स ग्रुप में टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टाइमलाइन विंडो के डेट बॉक्स चेक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में आप महीना सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका डेटा आपको देखना है।
मई महीने का डेटा देखने के लिए स्लाइडर मई महीने तक पीछे लीजिए और फिर मई पर क्लिक कीजिए। अब मंथ्स के पास के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए डेज। आपको सिर्फ 2 से 4 मई के बीच का डेटा देखना है, ऐसा मानते हैं। नंबर 2 पर क्लिक कीजिए और ब्लू बार को पकड़ के वो 3 और 4 तक दाहिनी तरफ पूरा एरिया कवर करने तक ड्रैग कीजिए। आपका पिवॉट टेबल अब आपने स्पेसिफाई किया हुआ डेज का डेटा दिखाता है। इस प्रकार डेज फिल्टर करने के लिए आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइसर्स जैसे ही आप आपको पसंद टाइमलाइन स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। वाह, आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपने सीखा सिर्फ मनचाहा डेटा देखने के लिए फिल्टर्स इस्तेमाल करना और डेटा सिर्फ डेट रेंज के स्वरूप में देखना। इस एक्टिविटी में आप इलस्ट्रेशंस ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये पूरा होने पर आप कर पाएंगे सिस्टम से पिक्चर्स इंसर्ट करना, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करना, जरूरत अनुसार शेप्स और आइकॉन्स ऐड करना, डेटा डिस्प्ले करने के लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करना, ओपन विंडोज के स्क्रीनशॉट्स ऐड करना और अलग अलग फॉर्मेट टूल्स पहचानना। आपके वर्कबुक्स को अलग अलग प्रकार के इलस्ट्रेशंस ऐड करने की कमांड्स इलस्ट्रेशंस ग्रुप में होती है। चलिए इस वर्कशीट के शीर्ष भाग में स्कूल का लोगो का पिक्चर इंसर्ट करते हैं। पहले रो की हाइट बढ़ाइए। अब इंसर्ट टैब से इलस्ट्रेशंस ड्रॉप डाउन से पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। सही लोकेशंस में ब्राउज कीजिए और जो चाहिए वो पिक्चर सिलेक्ट कीजिए। फिर इंसर्ट क्लिक कीजिए। जरूरत अनुसार पिक्चर एडजस्ट कर लीजिए। अब पिक्चर टूल्स हेडिंग के नीचे एक कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब दिखता है। यहां के कमांड्स आपके पिक्चर अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले हुई गैलरी से पिक्चर स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब इंसर्ट टैब एक्टिवेट कीजिए। आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इलस्ट्रेशंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऑनलाइन पिक्चर्स सिलेक्ट कीजिए। ऊपर दिखने वाले सर्च बॉक्स में चाहिए उस चित्र संबंधी लिख सकते हैं या पहले से आप पिक्चर से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। सही पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। पिक्चर डाउनलोड हो गया है। अब आपकी वर्कशीट के आकार अनुसार पिक्चर आप रीसाइज, रीपोजिशन या फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशंस के बाकी प्रकार देखते हैं। शेप्स की बहुत बड़ी गैलरी देखने के लिए शेप्स पर क्लिक कीजिए। आपको चाहिए वो शेप सिलेक्ट कीजिए और चाहिए वहां वर्कशीट पर ड्रैग कीजिए। उसमें अलग अलग रंग भरने के लिए कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब के नीचे शेप फिल के पास का डाउन एरो क्लिक कीजिए और जो चाहिए वो रंग चुनिए। आप प्लेन कलर चुन सकते हैं या टेक्सचर भी चुन सकते हैं। डिस्प्ले हुए ऑप्शन से आपका पर्याय चुनिए। ऊपर के रोटेशन हैंडल का इस्तेमाल करके किसी भी एंगल में वो शेप आप घुमा सकते हैं। और एक कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब आपको दिखेगा। पिक्चर टूल के नीचे कॉन्टेक्सचुअल टैब के अलग अलग ऑप्शंस का आपका शेप अलग अलग प्रकार से सजाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब इंसर्ट टैब फिर से एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग आइकॉन देखने के लिए इलस्ट्रेशंस ड्रॉप डाउन में जाकर आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक बार आइकॉन इंसर्ट हो गया तो वो भी शेप्स जैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस ड्रॉप डाउन में से 3D मॉडल्स आइकॉन अलग अलग 3D मॉडल्स इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन के स्मार्ट आर्ट आइकॉन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिक स्मार्ट आर्ट आइकॉन और डिस्प्ले हुए विंडो में बाईं तरफ के बॉक्स से कैटेगरी चुनिए और फिर सही ग्राफिक्स चुनिए और ओके क्लिक कीजिए।
बाईं तरफ के बॉक्स में सही टेक्स्ट टाइप कीजिए या दाहिनी तरफ के ब्लॉक्स में टाइप कीजिए। दो कॉन्टेक्सचुअल टैब स्मार्ट आर्ट टूल के नीचे दिख रहे हैं। इनका इस्तेमाल आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को और आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। डिजाइन टैब में चेंज कलर सिलेक्ट कीजिए। गैलरी से जो चाहिए वो चुनिए। फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल अप्लाई कीजिए। इंसर्ट टैब के स्क्रीनशॉट आइकॉन का इस्तेमाल उस वक्त ओपन किसी भी विंडो का तुरंत स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए होता है। इलस्ट्रेशंस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन से स्क्रीनशॉट आइकॉन पर क्लिक कीजिए और डिस्प्ले हुए लिस्ट से विंडो चुनिए। स्क्रीनशॉट तुरंत आपकी वर्कशीट में ऐड किया जाता है। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। सिस्टम से पिक्चर्स इंसर्ट करना, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करना, जरूरत अनुसार शेप्स और आइकॉन्स ऐड करना, डेटा डिस्प्ले करने के लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करना, ओपन विंडोज के स्क्रीनशॉट्स ऐड करना और अलग अलग फॉर्मेट टूल्स पहचानना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे जानकारी देने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करना, चार्ट्स के प्रकार पहचानना, अलग अलग चार्ट से जानकारी की तुलना करना, अलग अलग प्रकार के चार्ट्स तैयार करना, चार्ट स्टाइल्स अप्लाई करना, चार्ट से डेटा फिल्टर करना, डिजाइन टैब से टूल्स पहचानना, डिजाइन टैब की मदद से चार्ट्स मॉडिफाई करना, डेटा कंपेयर करने के लिए मैप चार्ट इस्तेमाल करना और पिवोट टेबल्स के लिए डायनामिक चार्ट्स तैयार करना। चार्ट ये डेटा के समझने में आसान और आकर्षक तरीके से बनाया एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्सेल में अलग अलग प्रकार के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स आदि। आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उस डेटा के स्वरूप पर निर्भर आप आपको चाहिए वो चार्ट का प्रकार चुन सकते हैं। इस एक्सेल शीट में एक बुक स्टोर से अलग अलग कैटेगरी के बुक्स का 3 महीनों का सेल्स का डेटा है। असल सेल्स फिगर न देखते डायरेक्ट कॉलम चार्ट को देखें तो आपको तुरंत उपयुक्त जानकारी मिलेगी, जैसे कि फरवरी महीने में हुआ साइंस बुक का मैक्सिमम सेल, मिस्ट्री बुक्स की सेल्स फिगर ये जनवरी और फरवरी में तकरीबन समान है। अब इसी एक्सेल शीट में सेम डेटा दूसरे चार्ट के स्वरूप में है। सिर्फ लाइन चार्ट की तरफ देखा तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा हर कैटेगरी का सबसे ज्यादा सेल फरवरी महीने में ही हुआ है। अब इस पाई चार्ट से क्या जानकारी मिलती है देखते हैं। इस चार्ट की तरफ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल सेल में सबसे ज्यादा योगदान ये साइंस और मिस्ट्री कैटेगरी का है। तो एक ही नजर में अलग अलग प्रकार की जानकारी लेने के लिए अलग अलग प्रकार के चार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए कॉलम चार्ट कैसे तैयार करना है सीखते हैं। इस प्रकार के चार्ट्स ये तुलना करते हुए डेटा से फर्क सहजता से पहचानने में मदद करते हैं। A3 से D8 तक की सेल्स सिलेक्ट कीजिए जिसमें कैटेगरी और 3 महीनों की सेल्स फिगर्स हैं। अब इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप से इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट क्लिक कीजिए और सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आपका चार्ट तुरंत तैयार किया जाता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ड्रैग कीजिए और आपको चाहिए वहां ले जाइए। चार्ट टाइटल क्लिक कीजिए और समर्पक नाम दीजिए, उदाहरणार्थ सेल्स डेटा। Y एक्सिस जिस पर वैल्यू दिखाई है उसको वैल्यू एक्सिस कहते हैं, तो X एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस कहते हैं।
नीचे लीजेंड की में कौन सा कलर क्या दर्शाता है ये दिखाया हुआ है। यहां जनवरी ब्लू बार से रिप्रेजेंट किया है, फरवरी ऑरेंज से, तो मार्च ग्रे बार से दर्शाया गया है। आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तब दाहिनी तरफ आपको 3 आइकॉन्स दिखते हैं। प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डिस्प्ले हुई विंडो में टेक्स्ट द्वारा चार्ट एलिमेंट्स डिस्प्ले किए गए हैं। एक्स और वाई एक्सिस को टाइटल ऐड करने के लिए क्लिक कीजिए एक्सिस टाइटल्स। वाई एक्सिस के पास एक बॉक्स दिखता है, उसमें सूटेबल टाइटल टाइप कीजिए, उदाहरणार्थ अमाउंट, और बाहर क्लिक कीजिए। एक्स एक्सिस के बार के पास का टाइटल बॉक्स क्लिक कीजिए और पहले का नाम निकालकर वहां टाइप कीजिए कैटेगरी और फिर बॉक्स के बाहर क्लिक कीजिए। आगे चार्ट स्टाइल्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नीचे स्क्रॉल करके सही स्टाइल चुनिए। इस स्टाइल में डेटा लेबल्स डिस्प्ले किए गए हैं, यानी चार्ट से एक्चुअल डेटा वैल्यूज आप देख सकते हैं। आपको अगर डेटा लेबल्स डिस्प्ले निकालना है तो चार्ट एलिमेंट्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए और डेटा लेबल्स सामने के बॉक्स अनचेक कीजिए। अब फिल्टर आइकॉन क्लिक कीजिए। यहां चार्ट में आप देखना चाहते हैं वो डेटा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब क्लासिक्स और फैंटेसी कैटेगरी के सामने के बॉक्स अनचेक करते हैं। अब अप्लाई क्लिक कीजिए। 2 अनचेक की हुई कैटेगरी से संबंधित डेटा दिखना बंद हो जाएगा। फिर कैटेगरी डिस्प्ले करने के लिए चार्ट फिल्टर पर क्लिक कीजिए और कैटेगरी के नीचे के सिलेक्ट ऑल बॉक्स क्लियर करने के लिए चेक कीजिए। अब सभी कैटेगरीज सिलेक्ट करने के लिए फिर क्लिक कीजिए और अप्लाई क्लिक कीजिए। आप चार्ट टूल्स के नीचे के कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब बाकी जरूरी बदलाव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन टैब एक्टिवेट कीजिए। ऐड चार्ट एलिमेंट आपको एलिमेंट ऐड करने के लिए और उनको पोजीशन करने के लिए मदद करता है। लेजेंड कलर्स के साथ डिस्प्ले टेबल से वैल्यूज डिस्प्ले करने वाले डेटा टेबल ऐड करने के लिए ऐड चार्ट एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए डेटा टेबल और फिर विथ लेजेंड कीजिए। डेटा टेबल रिमूव करने के लिए नन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अभी चार्ट में एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज है और वाई एक्सिस पर वैल्यूज है। हर कैटेगरी अलग अलग मंथ के लिए 3 बार्स दर्शाती है। एक्सिस के ऊपर का डेटा इंटरचेंज करने के लिए डिजाइन टैब में से डेटा ग्रुप में क्लिक कीजिए, स्विच रो और कॉलम। अब आपको दिखेगा कि चार्ट अब अलग तरीके से जानकारी देता है। अब हर महीने के लिए अलग अलग कैटेगरी की जानकारी देने वाले 5 बार डिस्प्ले हुए हैं। चार्ट पर प्लॉट किया डेटा आप तुरंत चेंज भी कर सकते हैं। समझिए, आपको 2 महीनों की और 3 कैटेगरी की ही जानकारी चाहिए। डिजाइन टैब में से डेटा ग्रुप से सिलेक्ट डेटा पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट डेटा विंडो से आपको नहीं चाहिए वो बॉक्सेस अनचेक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। आपका चार्ट अब नए सेट ऑफ डेटा जैसा सेट हो गया है। ये कॉलम चार्ट है। ये आप दूसरे चार्ट प्रकार में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, उदाहरणार्थ बार चार्ट। डिजाइन टैब से टाइप ग्रुप से चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कीजिए। चेंज चार्ट टाइप विंडो में बाईं तरफ के बार ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और दाहिनी तरफ के सही चार्ट चुनिए और ओके क्लिक कीजिए। अब आपका चार्ट बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब पाई चार्ट तैयार कैसे करना है ये सीखते हैं। आपको हर कैटेगरी से बुक्स की टोटल सेल्स का योगदान जानना है ऐसा मानते हैं। कॉलम ए से कैटेगरी डेटा सिलेक्ट कीजिए। कंट्रोल की प्रेस करके टोटल से संबंधित कॉलम ई तक का डेटा सिलेक्ट कीजिए। फिर इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप में इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट क्लिक कीजिए। आपकी वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए चार्ट टाइप सिलेक्ट कीजिए। चार्ट ड्रैग कीजिए और जहां चाहिए वहां ठीक पोजीशन कीजिए। हर कैटेगरी के परसेंटेज योगदान डिस्प्ले करने के लिए
कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन टैब से समर्पक चार्ट टाइप सिलेक्ट कीजिए। अब फनेल चार्ट कैसा होता है ये देखते हैं। फनेल चार्ट प्रोसेस से मल्टीपल स्टेजेस में वैल्यू डिस्प्ले करता है। उदाहरणार्थ, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की हर सेल्स पाइपलाइन से संख्या दर्शाने के लिए आप फनेल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उतरते क्रम से होता है, इसलिए फनेल जैसा दिखता है। अब ये डेटा देखिए। इस प्रकार से सेल्स पाइपलाइन काम करती है। जब कोई सेल्स पर्सन नए प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर जाता है, तब अनेक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलता है। वो बड़े तौर पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कांटेक्ट करने का प्रयास करता है। उसमें से चंद लोगों से उसका संपर्क होता है। उसके बाद सच में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड कस्टमर्स की संख्या और कम होगी और उससे कम कोटेशंस मंगाए जाएंगे। उसमें से थोड़े लोग इंक्वायरी करेंगे और आखिर में एक्चुअल डील ये उससे भी कम क्लाइंट से होगा। अब इसका फनल चार्ट करते हैं। डेटा सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप में क्लिक रिकमेंडेड चार्ट्स। क्लिक ऑन चार्ट्स टैब और उसमें से बाईं तरफ के फनेल चार्ट को सिलेक्ट कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। आप डिस्प्ले हुए गैलरी से कोई स्टाइल आपके फनेल चार्ट के लिए चुन सकते हैं। इंसर्ट टैब के बाकी चार्ट्स भी देख लीजिए। प्रिंटिंग अ चार्ट। डेटा वाले वर्कशीट में आपका बाकी डेटा भी हो सकता है। नॉर्मल तरीके से आप बाकी डेटा के साथ चार्ट प्रिंट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चाहिए उस प्रकार से चेंज कर लीजिए। सिर्फ चार्ट प्रिंट करने के लिए चार्ट पर क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट कमांड पर क्लिक कीजिए। मैप चार्ट्स। ज्योग्राफिकल रीजन से डेटा कंपेयर करने के लिए आप मैप चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कंट्रीज, स्टेट्स या पोस्टल कोड्स। इस वर्कशीट में 4 देशों की जनसंख्या का डेटा है। एक्सेल को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ज्योग्राफिकल डेटा है और एक्सेल आपको मैप चार्ट बनाने की अनुमति देता है। इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप से मैप्स सिलेक्ट कीजिए और फील्ड मैप के नीचे आइकॉन क्लिक कीजिए। आपके वर्कशीट में डार्क शेड्स में ज्यादा जनसंख्या का और लाइट शेड्स में कम जनसंख्या के प्रदेश दिखाने वाला मैप चार्ट दिखता है। बाकी चार्ट जैसे ही मैप चार्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले टाइटल और फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। पिवॉट चार्ट्स। पिवॉट चार्ट्स ये रेगुलर चार्ट्स जैसे होते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि वो पिवॉट टेबल से डेटा डिस्प्ले करते हैं। इस वर्कशीट में रीजन वाइज सेल्स डेटा शीट 1 में है। शीट 2 में इस डेटा पर आधारित पिवॉट टेबल है। पिवॉट फील्ड्स पेन क्लोज करते हैं। अब इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप में पिवॉट चार्ट पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट चार्ट विंडो से जो चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। पिवॉट चार्ट क्रिएट हो गया है। आप वो ड्रैग करके पोजीशन कर सकते हैं। जब आप पिवॉट टेबल को फिल्टर अप्लाई करते हैं, वो फिल्टर पिवॉट चार्ट में डिस्प्ले किए डेटा पर भी परिणाम करता है। उदाहरणार्थ, विशिष्ट हिस्से का डेटा आप पिवॉट टेबल में अगर हाइड करते हैं तो चार्ट से भी निकाला जाता है। पिवॉट चार्ट में आप जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तब भी यही नियम लागू होता है। डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप पिवॉट चार्ट से फील्ड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट से रीजन बटन के पास डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और आपको चाहिए वो रीजन्स सिलेक्ट कीजिए। यह फिल्टर ऑटोमेटिकली पिवॉट टेबल का डिस्प्ले चेंज कर देता है। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। जानकारी देने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करना, चार्ट्स के प्रकार पहचानना, अलग अलग चार्ट से जानकारी की तुलना करना, अलग अलग प्रकार के चार्ट्स तैयार करना, चार्ट स्टाइल्स अप्लाई करना, चार्ट से डेटा फिल्टर करना।
डिजाइन टैब से टूल्स पहचानना, डिजाइन टैब की मदद से चार्ट्स मॉडिफाई करना, डेटा कंपेयर करने के लिए मैप चार्ट इस्तेमाल करना और पिवोट टेबल्स के लिए डायनामिक चार्ट्स तैयार करना। इस एक्टिविटी में आप एक्सेल के टूअर्स ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए 3D मैप का इस्तेमाल करना, डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए 3D मैप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप देखेंगे। इंसर्ट टैब के टूअर्स ग्रुप के 3D मैप ऑप्शन आपको ज्योग्राफिकल, फिनेंशियल और बाकी प्रकार का डेटा दिनांक और समय के साथ एनिमेटेड 3D मैप बनाने में मदद करता है। डेटा वाले सेल्स क्लिक कीजिए और फिर इंसर्ट टैब के 3D मैप्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर ओपन 3D मैप्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है जिसमें डेटा एनालिसिस एड-इन्स फीचर एनेबल करने के बारे में पूछा जाता है। एनेबल पर क्लिक कीजिए। एनेबल पर क्लिक करने से और एक विंडो ओपन होती है जिसमें रिबन और एक सिंगल होम टैब होता है। यह विंडो 3 हिस्सों में होती है, डेटा एरिया, टूर एडिटर और होम टैब। विंडो की दाहिनी तरफ डेटा एरिया है। इसमें आपको सिलेक्टेड सेल रेंज और उसका डेटा दिखेगा। बाएं कोने में है टूर एडिटर। इसमें आपके डेटा के लिए सभी टूर्स और वहां के सीन्स के एनिमेटेड थंबनेल्स होते हैं। अब होम टैब देखते हैं। इस टैब में 7 ग्रुप्स हैं। वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये देखते हैं। टूर ग्रुप आपको ऑलरेडी तैयार किया वीडियो प्ले करने में मदद करता है। वीडियो में डेटा कन्वर्ट करने में मदद करता है और स्क्रीन पर 3D मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए मदद करता है। सीन ग्रुप आपको सेट डेटा में नया सीन ऐड करने के लिए 3D मैप में अलग-अलग थीम्स अप्लाई करने में और अलग-अलग सीन ऑप्शंस देने में मदद करता है। समझिए, आपने डेटा में कुछ चेंज किया है। अब लेयर ग्रुप आपको 3D मैप तैयार करते वक्त पुराना डेटा रिफ्रेश करने में मदद करता है। आपके मैप्स में अलग-अलग शेप्स ऐड करने के लिए यह ग्रुप मदद करता है। मैप ग्रुप आपको आपका मैप स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करना है यह तय करने में मदद करता है। आप अलग-अलग लोकेशंस को लेबल्स असाइन कर सकते हैं, फ्लैटन मैप डिस्प्ले कर सकते हैं, लोकेशन खोज सकते हैं और आपकी मर्जी अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इंसर्ट ग्रुप आपको आपके 3D मैप के साथ 2D चार्ट, टेक्स्ट और लेजेंड इस्तेमाल करने में सहायक करता है। टाइम ग्रुप के सहायता से आप आपके 3D मैप में डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। इससे मैप आकर्षक दिखेगा और असली ग्लोब लगेगा। आखिर में व्यू ग्रुप आपको 3D मैप अलग-अलग व्यू में डिस्प्ले करने में मदद करता है। आपको चाहिए वो टूर एडिटर आप लेयर पेज पर ले सकते हैं। सिर्फ डेटा चेक करने के लिए भी आप फील्ड लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। एक्सेल में 3D मैप तैयार करना। इस एक्टिविटी में एक्सेल में स्पार्क लाइंस कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप सीखेंगे। आप सीख पाएंगे स्पार्क लाइंस इस्तेमाल करके डेटा एनालाइज करना, स्पार्क लाइंस के प्रकार पहचानना, स्पार्क लाइंस तैयार करना और स्पार्क लाइंस मॉडिफाई करना। कभी-कभी आपको चार्ट तैयार किए बगैर आपके डेटा के ट्रेंड्स एनालाइज करके देखना पड़ता है। स्पार्क लाइंस ये ऐसे नेचर चार्ट्स हैं जो एक सिंगल सेल में बैठते हैं। कुछ सेल्स का डेटा दिखाने वाला ये एक चार्ट है। ये बहुत कठिन दिखता है और इसलिए समझना कठिन है। यहां सेम डेटा स्पार्क लाइंस का इस्तेमाल करके दिया है जिससे आपको हर सेल्स पर्सन का डेटा पढ़ने मिलेगा।
इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइन ग्रुप में 3 प्रकार के स्पार्क लाइंस आपको दिखेंगे: लाइन, कॉलम और विन और लॉस। इस वर्कशीट में 3 अलग-अलग प्रकार के स्पार्क लाइंस हैं। लाइन स्पार्क लाइंस ये मिनिएचर लाइन चार्ट होती है, तो कॉलम स्पार्क लाइन ये मिनिएचर कॉलम चार्ट होते हैं। विन और लॉस स्पार्क लाइंस ये कॉलम चार्ट जैसी ही होती है। इस प्रकार के स्पार्क लाइंस में नेगेटिव वैल्यूज एक्सिस के नीचे मेंशन किए होते हैं। ये बहुत बार स्पोर्ट्स फील्ड्स में किसी संघ के विन और लॉसेस दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विन और लॉस स्पार्क लाइंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा ये साधारण लॉस के लिए -1 और विन के लिए +1 ऐसा होता है। इस वर्कशीट में एक छात्रगण के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। हर छात्र के मार्क्स के वेरिएशन दिखाने के लिए चलिए लाइन स्पार्क लाइन क्रिएट करते हैं। आपको जिस सेल्स में स्पार्क लाइंस निकालनी है वो स्पार्क लाइंस ठीक से दिखने जितनी बड़ी हैं ये निश्चित कीजिए। D8 से I27 सेल्स सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइंस ग्रुप में सिलेक्ट लाइन। क्रिएट स्पार्क लाइन विंडो में आपको दिखेगा कि डेटा रेंज में सेल्स डिस्प्ले हुई है। लोकेशन रेंज बॉक्स में आपको स्पार्क लाइंस कहां चाहिए यह आपको मेंशन करना है। आपका माउस J8 से J27 तक ड्रैग कीजिए। क्रिएट स्पार्क लाइन विंडो अब अधिक छोटी होती है और आप ड्रैग कर रही रेंज उसमें दिखती है। एक बार आपने माउस छोड़ा तो विंडो फिर पहले जैसी दिखती है। क्लिक ओके। देखिए आपके लाइन स्पार्क लाइंस तैयार है। सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। छात्रों के मार्क्स के विविध ट्रेंड्स, मार्क्स बढ़ते हैं कि कम होते हैं, ये तुरंत देख सकते हैं। अब स्पार्क लाइंस में कुछ बदलाव करते हैं। प्रथम कोई भी स्पार्क लाइन क्लिक कीजिए और स्पार्क लाइन टूल्स के नीचे कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन टैब एक्टिवेट कीजिए। इस टैब में स्पार्क लाइन मॉडिफाई करने के लिए अनेक ऑप्शंस हैं। शो ग्रुप में आप हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए विविध बॉक्सेस चेक कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए मार्कर्स पर क्लिक कीजिए। स्टाइल गैलरी से स्टाइल सिलेक्ट करके स्टाइल चेंज कीजिए। मिनिएचर कॉलम चार्ट में बदलने के लिए टाइप ग्रुप में कॉलम पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि स्पार्क लाइंस डेटा विजुलाइज करने का एक बिल्कुल अलग अप्रोच आपको देते हैं। स्पार्क लाइंस डिलीट करने के लिए उन्हें सिलेक्ट कीजिए और डिजाइन टैब में क्लियर सिलेक्ट कीजिए। इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। स्पार्क लाइंस इस्तेमाल करके डेटा एनालाइज करना, स्पार्क लाइंस के प्रकार पहचानना, स्पार्क लाइंस तैयार करना और स्पार्क लाइंस मॉडिफाई करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे क्विक एनालिसिस फीचर इस्तेमाल करना। आपके वर्कबुक में विजुअल एलिमेंट्स तुरंत ऐड करने के लिए आप क्विक एनालिसिस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल ऑफ डेटा सिलेक्ट करना ये फर्स्ट स्टेप है। क्विक एनालिसिस बटन सिलेक्शन के नीचे दाहिनी तरफ होता है। इस बटन पर क्लिक कीजिए या Ctrl+Q प्रेस कीजिए। क्विक एनालिसिस गैलरी में आपको अलग अलग टैब दिखते हैं। डेटा बार और कलर्स इस्तेमाल करके फॉर्मेटिंग टैब आपको डेटा हाईलाइट करने में मदद करता है। इसलिए आपको हाई और लो वैल्यू जैसी बातें तुरंत देखने में मदद होती है। चार्ट्स टैब आपको आपका डेटा चार्ट फॉर्म में देखने में मदद करता है। टोटल्स टैब
आपको कॉलम्स और रोज से नंबर्स के कैलकुलेशन करने में मदद करता है। एडिशनल ऑप्शंस देखने के लिए दाहिनी तरफ का छोटा ब्लैक एरो क्लिक कीजिए। टेबल्स टैब आपको डेटा के सुलभ सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए टेबल तैयार करने में मदद करता है। स्पार्कलाइंस टैब आपको आपके डेटा के बाजू में छोटे छोटे ग्राफ्स डिस्प्ले करने में मदद करते हैं। ट्रेंड्स तुरंत समझने में आपको इनकी मदद होती है। चलिए चार्ट्स में से ही डेटा देखने के लिए चार्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हर ऑप्शन को पॉइंट कीजिए, फिर उनमें से सही एक चुनिए। एक बात याद रखिए, उपलब्ध ऑप्शंस हमेशा समान नहीं होते। आपने सिलेक्ट किए हुए डेटा पर वो निर्भर होते हैं। आइए क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। क्विक एनालिसिस फीचर इस्तेमाल करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे लिंक्स का इस्तेमाल करना। एक्सेल स्प्रेडशीट में आप एक वर्कबुक के उसी शीट के या दूसरे शीट के वेबसाइट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स तथा बाकी सेल्स को लिंक्स ऐड कर सकते हैं। इस वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, टोटल, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। टोटल शीट के ऊपर के हिस्से में आपको 2 लिंक्स दिखेंगी। पहले लिंक पर क्लिक किया तो फर्स्ट सेमेस्टर शीट में जाओगे और दूसरे लिंक पर क्लिक किया तो सेकंड सेमेस्टर शीट में जाओगे। ज्यादा शीट्स वाले वर्कबुक्स देखते वक्त ऐसे लिंक्स बहुत उपयुक्त होते हैं। चलिए लिंक तैयार करना सीखते हैं। जिस सेल में आपको लिंक चाहिए उस सेल पर क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप के लिंक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में बाईं तरफ के प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट टू डिस्प्ले बॉक्स में आपको सेल में डिस्प्ले करने का टेक्स्ट एंटर कीजिए और सिलेक्ट अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट बॉक्स में फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक कीजिए और फिर ओके क्लिक कीजिए। लिंक की हुई सेल आपको चाहिए जैसी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब संबंधित शीट में लेने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगले शीट के लिए भी ऐसे ही लिंक क्रिएट कीजिए। अब टोटल शीट के नीचे एक चार्ट है। इस चार्ट के लिए लिंक तैयार करने के लिए शीट के टॉप पर जाइए और चाहिए वो सेल क्लिक कीजिए। उसके बाद लिंक आइकॉन पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में टेक्स्ट टू डिस्प्ले एंटर कीजिए और फिर चार्ट के नीचे सेल का सेल रेफरेंस एंटर कीजिए। टाइप द सेल रेफरेंस बॉक्स में ओके क्लिक कीजिए। आपको चाहिए उस प्रकार लिंक की सेल फॉर्मेट कीजिए और फिर वो क्लिक कीजिए। अब आप चार्ट की तरफ आ गए हैं। आइए आपने क्या सीखा उसका रिवीजन करते हैं। लिंक्स का इस्तेमाल करना। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट इस्तेमाल करना, हेडर्स और फुटर्स इंसर्ट करना और ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। आपके वर्कशीट में विविध एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्सेस आपको आपकी वर्कशीट में सेपरेट ऑब्जेक्ट्स यानी टेक्स्ट, पिक्चर्स आदि पोजीशन करने देते हैं। वो जरूरत अनुसार फॉर्मेट किए हुए हो सकते हैं। यहां स्कूल का स्लोगन डालने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया गया है। आपने अभी देखा वैसे टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना सीखते हैं। टेक्स्ट ग्रुप से इंसर्ट टैब, टेक्स्ट,
टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। सही लोकेशन को टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ड्रैग कीजिए। अब जरूरी टेक्स्ट और फॉर्मेट चाहिए वैसा एंटर कीजिए। इच्छित शीट इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब इस्तेमाल कीजिए। आपका आकर्षक टेक्स्ट बॉक्स तैयार है। आकर्षक फॉर्मेटेड टेक्स्ट तैयार करने के लिए आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप, वर्ड आर्ट सिलेक्ट कीजिए और गैलरी से एक स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। आपके सिलेक्शन जैसे टेक्स्ट स्टाइल किया बॉक्स डिस्प्ले किया जाता है। वो सही प्रकार से पोजीशन करने के लिए ड्रैग कीजिए। अब जरूरत के अनुसार टेक्स्ट का साइज बदलिए। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट आपके खुद के टेक्स्ट में बदलिए। कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब एक्टिव कीजिए और इच्छित इफेक्ट्स अप्लाई कीजिए। हेडर और फुटर। आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं। जब वर्कशीट्स प्रिंट होगी तब वर्कशीट के ऊपर के और नीचे की तरफ वो दिख जाएंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट, हेडर और फुटर सिलेक्ट कीजिए। वर्कशीट अब पेज लेआउट व्यू में दिखती है। हेडर एरिया में कर्सर फ्लैश होता हुआ आप देख सकते हैं। आपके हेडर में टेक्स्ट टाइप कीजिए। फिर डिजाइन टैब पर क्लिक गो टू फुटर। फुटर एरिया में हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस के साथ पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, इसलिए टाइप पेज, उसके बाद स्पेस, फिर पेज नंबर आइकॉन पर क्लिक कीजिए और एक स्पेस टाइप कीजिए, ऑफ, फिर स्पेस और नंबर ऑफ पेजेस क्लिक कीजिए। एंट्री रजिस्टर करने के लिए टैब प्रेस कीजिए। नॉर्मल व्यू रिवर्ट करने के लिए स्टेटस बार पर नॉर्मल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आप जब अब फाइल प्रिंट करते हैं तब आप दोनों पेजेस पर स्पेसिफाई किए हुए हेडर और फुटर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। आप आपके एक्सेल वर्कशीट में बाकी फाइल्स एम्बेड या इंसर्ट कर सकते हैं और वो तैयार किए हुए ओरिजिनल एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं। बाद में इस वर्कशीट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट एम्बेड कीजिए। टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब पर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले हुई विंडो में आप क्रिएट न्यू टैब इस्तेमाल करके एक नया ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं या क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एम्बेड कर सकते हैं। आप एक एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट एम्बेड कीजिए। आपका कर्सर सही पोजीशन पर रखिए, ब्राउज बटन पर क्लिक कीजिए और फाइल लोकेशन नेविगेट कीजिए। फाइल सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्ट विंडो में ओके क्लिक कीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट में दिखता है। वर्ड यूजर इंटरफेस देखने के लिए उस पर डबल क्लिक कीजिए। अब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जो चाहिए वो बदलाव एक्सेल से कर सकते हैं। एक्सेल इंटरफेस पर फिर आने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक कीजिए। आप एक्सेल शीट में आइकॉन के तौर पर वर्ड डॉक्यूमेंट भी एम्बेड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट विंडो में वही स्टेप्स फॉलो कीजिए और डिस्प्ले एज आइकॉन बॉक्स क्लिक कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकॉन एक्सेल शीट में दिखेगा। ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक कीजिए। इस प्रकार आप एक्सेल के अलग अलग प्रकार के मल्टीपल फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। आपने जो सीखा उसका रिवीजन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना,
वर्ड आर्ट इस्तेमाल करना, हेडर्स और फुटर्स इंसर्ट करना और ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे इक्वेशन इंसर्ट करना, मैथ इनपुट कंट्रोल विंडो इस्तेमाल करना और सिंबल्स इंसर्ट करना। सिंबल्स ग्रुप के इक्वेशन आइकॉन का इस्तेमाल करके आप आपकी वर्कशीट में इक्वेशंस सहजता से ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन आइकॉन के पास डाउन एरो पर क्लिक करके आप रेडी टू यूज आइकॉन्स की लिस्ट देख सकते हैं। आपको चाहिए वो चुनिए। आप सराउंडिंग बॉक्स की साइज चेंज कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार पोजीशन कर सकते हैं। इक्वेशन टूल के नीचे कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन टैब डिस्प्ले करने के लिए मुख्य इक्वेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इसमें आप सभी प्रकार के इक्वेशंस तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे विविध प्रकार के आइकॉन्स होते हैं। आपका माउस इस्तेमाल करके लिखित स्वरूप में भी आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। टूल्स ग्रुप में इंक इक्वेशन क्लिक कीजिए। आपका इक्वेशन लिखने के लिए आपका माउस मैथ इनपुट कंट्रोल विंडो में ड्रैग कीजिए। आप लिखने लगते ही टॉप के बॉक्स में आपको प्रीव्यू दिखने लगता है। आपके वर्कशीट में इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आपका इक्वेशन ठीक से देखने के लिए सराउंडिंग बॉक्स के बाहर क्लिक कीजिए। सिंबल ग्रुप के सिंबल आइकॉन आपके वर्कशीट के कीबोर्ड में मौजूद न होने वाले सिंबल्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंबल विंडो में दो टैब होते हैं, एक सिंबल्स के लिए और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। आपको चाहिए वो सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, फिर क्लोज पर क्लिक कीजिए। आपके वर्कशीट में अब सिंबल्स इंसर्ट किए गए हैं। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। इक्वेशंस इंसर्ट करना, मैथ इनपुट कंट्रोल विंडो इस्तेमाल करना और सिंबल्स इंसर्ट करना। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल आपको भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल से फॉर्म्स डाउनलोड करने चाहिए। इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन फॉर्म्स संबंधित सरकारी कार्यालयों में सबमिट किए जा सकते हैं। जब आप किसी भी व्यवसाय लाइसेंस या सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाउनलोड और सबमिट कर सकते हैं। हर किसी के लिए ये वेबसाइट उपयोगी साबित होगी, जिसमें व्यावसायिक लोग, छात्र और वकील शामिल है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। इंटरनेट से सरकारी योजनाओं के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाउनलोड करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। अगर आप भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो www.india.gov.in पर भारत की वेबसाइट के राष्ट्रीय पोर्टल को भेंट दीजिए। आपके माउस कर्सर को माय गवर्नमेंट आइकन पर ले जाकर शुरुआत कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से फॉर्म्स विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। जिसके लिए आप फॉर्म देख रहे हैं, उस केंद्रीय या राज्य के अधिकार क्षेत्र को सिलेक्ट कीजिए। आवश्यक श्रेणी को एंटर कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। आप जिस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देख रहे हैं, उसकी लिंक पर क्लिक कीजिए। ये आपके कंप्यूटर पर उसे डाउनलोड करेगा। मान लीजिए आप
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG लिंक पर क्लिक कीजिए। आप जिस फॉर्म के लिए सर्च कर रहे थे उससे संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म्स भी देख सकते हैं। आप उनकी लिंक्स पर क्लिक करके इन फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए उनका चयन कर सकते हैं, जैसे कि आपने EPCG फॉर्म के लिए किया था। आप डाउनलोड हुए फॉर्म को आपके वेब ब्राउजर के डाउनलोड बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप दिए हुए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं और उसे आपके अनुरोध की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त सरकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वैसे ही आप अन्य एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित विभागों में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पर रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे सामान्य रूप से आवश्यक डॉक्यूमेंट से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म्स भी मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस डिजिटल युग में सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई उपक्रमों को शुरू किया है। भूतकाल में प्रक्रियाएं जो मुश्किल थी और जो अधिक समय लेती थी, वे अब आसान हो गई है। तो आप किस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सर्च कर रहे हैं? बर्थ सर्टिफिकेट एक अधिकृत रिकॉर्ड होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म, उसका नाम, माता पिता का नाम, स्थान और जन्म तारीख के बारे में जानकारी शामिल होती है। ये भारत के समस्त नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज हैं और कुछ सेवाओं के लिए अप्लाई करते समय इसकी जरूरत होती है। पाठशाला या महाविद्यालय के प्रवेश के लिए अप्लाई करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सबमिट करना आवश्यक होता है। जब परिवार में किसी का जन्म होता है तब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना ये आसान और सुविधाजनक तरीका है। सभी भारतीय नागरिक इस अधिकृत दस्तावेज के हकदार हैं जो जन्म के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। राहुल और रिद्धि एक प्यारी सी बच्ची के माता पिता है। बच्ची के जन्म की खुशी मनाने के लिए वे अपने निकट संबंधियों को निमंत्रित करने का निर्णय लेते हैं। आयोजन के उस प्यारे माहौल में राहुल की बुआ ने उसे याद दिलाया कि बच्ची के जन्म का प्रमाण पत्र जल्दी ही ले लें। राहुल ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्णय लिया। आइए देखें उसने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत में आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे: जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का वर्णन करने में, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का प्रदर्शन करने में और जन्म प्रमाण पत्र के महत्व को समझाने में। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देने के लिए वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाएं। यदि आप पंजीकृत यूजर हैं तो लॉगिन करने के लिए आप अपने विवरण और कैप्चा एंटर करें। दूसरी ओर, यदि आप नए यूजर हैं तो आपको जनरल पब्लिक साइन अप विकल्प पर क्लिक करके साइन अप करना होगा। अपने व्यक्तिगत विवरण एवं कैप्चा कोड डालें और फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको srocrs.rgi@nic.in से एक ईमेल आएगा। इसमें लॉगिन आईडी शामिल होता है। लिंक क्लिक हियर पर क्लिक करके अपने अकाउंट को सक्रिय करें। एक नया पेज प्रदर्शित होता है और आपको 2 बार अपना पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड का चयन करके और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद
सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका अकाउंट सक्रिय हो गया है। वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए अपने विवरण एंटर करें। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए विकल्प ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आप फॉर्म में आवश्यक विवरण भरना शुरू कर सकते हैं। बच्चे से संबंधित सूचना जैसे जन्म तिथि, लिंग, नाम और यदि उपलब्ध हो तो ईआईडी या यूआईडी नंबर आदि एंटर करें। फिर बच्चे के माता-पिता के नाम और उनके ईआईडी या यूआईडी नंबर यदि उपलब्ध हों तो डालें। तत्पश्चात आपको माता-पिता के पते का विवरण डालना होता है। आपसे बच्चे का जन्म स्थान और सूचना देने वाले का नाम एंटर करना होता है। जब आप ये सारे विवरण डाल लेते हैं, तो फिर आपको अन्य सांख्यिकीय विवरण देने होते हैं, जैसे मां के घर का पता, माता-पिता का शैक्षिक विवरण आदि। आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर सेव पर क्लिक करें। सांख्यिकीय विवरणों को सेव करने के बाद एंटर किए हुए विवरणों की जांच करके उनकी पुष्टि करें। यदि आप फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करें, अन्यथा आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अब आप एक रिपोर्ट देखेंगे जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन के प्रिंट की प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु के पास जमा करें। रजिस्ट्रार के कार्यालय के संपर्क में रहें, क्योंकि आगे की प्रक्रियाओं पर यहीं से काम होगा। इस प्रकार आप अपने घर पर बैठकर ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती और न ही लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसी भी नवजात के लिए बनाए जाने वाला ये पहला दस्तावेज उसके अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पहचान पत्रों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए उपयोगी होता है। जन्म प्रमाण पत्र की सहायता से सरकार भी जन्म की संख्या का रिकॉर्ड रख पाती है, जिससे जनसंख्या पर नजर रखी जा सकती है। कैपिटल अक्षरों को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाए रखकर फिर उस अक्षर के बटन को दबाना होता है। कीबोर्ड के शीर्ष पर संख्याओं की रो में स्थित बटनों के ऊपरी भाग में स्थित अन्य प्रतीकों को भी इसी प्रकार टाइप किया जाता है। अधिकांश स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दो शिफ्ट बटन मौजूद होते हैं, एक कीबोर्ड के बाएं ओर और दूसरा दाहिनी ओर स्थित होता है। जिस हाथ से यूजर मूल अक्षर के बटन को टाइप नहीं कर रहा, उसकी छोटी उंगली से शिफ्ट को दबाकर जल्दी से अक्षरों को कैपिटल बना सकता है। सौभाग्य से शिफ्ट बटन अच्छा और बड़ा होता है, अतः एक बार आप इस पर छोटी उंगली ले जाने की शुरुआत सीख लेते हैं तो इस पर सही ढंग से पहुंचना बहुत आसान हो जाना चाहिए। शिफ्ट बटन का उपयोग समुचित ढंग से करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पीरियड बटन की तरह लगभग प्रत्येक वाक्य में शिफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आप अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए शिफ्ट बटन का ही उपयोग करते हैं, न कि कैप्स लॉक बटन का। कैप्स लॉक बटन का उपयोग करने से आपकी टाइप करने की कुशलता अत्यधिक धीमी हो जाएगी। कैप्स लॉक का उपयोग आपको केवल उस समय करना चाहिए जब आपको सभी कैपिटल लेटर में टाइप करने की आवश्यकता हो। आइए शिफ्ट बटन के उपयोग के कुछ उदाहरण देखें। यदि हम एक ऐसा वाक्य शुरू करना चाहते हैं जिसके पहले शब्द द का टी कैपिटल होना चाहिए, तो हम अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली को फैलाकर दाहिने शिफ्ट बटन तक ले जाएंगे और उसे दबाएंगे।
जब आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली शिफ्ट बटन को दबाती हैं, आप अपने बाएं हाथ से टी बटन को दबा सकते हैं और फिर दोनों हाथों को होम रो पर वापस लाकर शेष शब्द को टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए ये एक अच्छा शब्द है, क्योंकि ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्दों में से एक है। बाईं ओर के शिफ्ट बटन का उपयोग करने का एक अच्छा उदाहरण है जब आप किसी वाक्य की शुरुआत में YOU शब्द टाइप करते हैं। इस शब्द के लिए हम अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को बाईं ओर के शिफ्ट बटन पर रखते हैं और इसे दबाए रखते हैं। शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए हम अपनी दाहिनी सांकेतिका उंगली को ऊपर Y बटन की ओर बढ़ाकर कैपिटल Y टाइप करते हैं। जब दोनों हाथ अपने होम रो की स्थिति में वापस आ जाते हैं, हम अपनी दाहिनी अनामिका उंगली से O को टाइप करके और दाहिनी सांकेतिका उंगली से U टाइप करके शब्द को पूरा कर सकते हैं। शिफ्ट का उपयोग करके प्रश्न चिन्ह टाइप करने का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग अक्सर होता है। चूंकि ये बटन कीबोर्ड के दाहिनी ओर स्थित होता है, अतः सुनिश्चित करें कि आप बाईं ओर के शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग सभी कैपिटल लेटर के लिए एक ही शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। इस आदत से बचने का प्रयास करें। टाइप किया जा रहा अक्षर कीबोर्ड पर जिस तरफ हो, जब आप उसी ओर के शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं तो आपकी टाइप करने से संबंधित क्षमता धीमी हो जाएगी। एक समय सारणी बनाएं। यदि आप सीखने के लिए एक समय सारणी नियत नहीं करते, तो अभ्यास न कर सकने के सारे बहाने बनाना बहुत आसान हो जाता है। टच कीबोर्ड से संबंधित कुशलता को विकसित करने के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। टाइपिंग के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और अभ्यास से टाइप करने की स्पीड और परिशुद्धता बढ़ती है। क्या आप जानते हैं, टाइपोग्लिशीमिया टेक्स्ट को पढ़ सकने के उस सामर्थ्य को कहते हैं जिसमें शब्द के अंदर के अक्षर अव्यवस्थित होने के बावजूद व्यक्ति उस टेक्स्ट को पढ़ सकें। आप विश्वास करें या नहीं, आप नीचे दिए गए टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। I could not believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important.